अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आएगा, और इस बात के हवाले से भी बहुत सी चेमगोइयाँ पार्लिमान के अंदर और बाहर भी हो रही हैं कि आखिर इंतखाबात कब होंगे। क्या अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, या फिर जो एक साल ताख़ीर की बात की जा रही है, फिर उसमें एक साल जो है वो ताख़ीर हो सकती है। CCI का इजलास, वो मामला भी सबके सामने है। क्या मरदमशुमारी अगर नहीं होती है, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे, अगर नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होते हैं तो फिर कितनी ताख़ीर होगी, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि सबकी नज़रें तो इस बात पर हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। आप पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कमेटी है उसके रुकन भी हैं, आप बता सकेंगे कि क्या पेश रफ्त हुई है? देखिए, पहले तो मसला ये है कि हमारे पास आइन है और उस आइन को फॉलो करें, एक बात। दूसरी बात ये कि ये एक सियासी चीज़ होती है कि कमेटियाँ बनती हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म निगरान के लिए फिर नाम चुने जाते हैं। हम सारी पार्टियाँ तकरीबन पार्टियाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने 5 नाम फाइनल किए कमेटी की हद तक, लीडरशिप की हद तक नहीं। अच्छा, कमेटी की हद तक कि हम आसान बना के दें कि ये 5 आदमी इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले हैं। ताल्लुक़ तो किसी का न किसी के साथ हो सकता है, तो वो हम रखेंगे। वो सियासतदान है या देखो, ब्यूरोक्रेट? इस दुनिया में ये कह देना कि कोई सियासतदान नहीं है, किसी ने सियासतदान और सियासत दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो वो सियासत को तो समझते होंगे, ताल्लुक़ होगा सियासत से, किसी जमात से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ताल्लुक़ होगा, मगर किसी भी जमात के एक्टिव रुकन नहीं होंगे। अच्छा, नहीं किसी जमात के बहुत बड़े लीडर होंगे। इसलिए ख्याल किया गया है कि हमें वो बंदा लाना चाहिए जो शुरुआत में ही रिगिंग नज़र ना आए, तो और नज़र आए कि ये इंडिपेंडेंट है। उस कैटेगरी में तो फिर हफीज़ शेख साहब फाल करते हैं, आप समझते हैं कि अगर क्योंकि उनका नाम चल भी रहा है। हमें वो वज़ीर आज़म नहीं चाहिए जो ब्रीफ केस ले आए और ब्रीफ केस उठा के ले जाए, जो सन ऑफ सॉइल हो और रहता भी इधर हो, बिलाशक पाकिस्तानी हो, मगर रहता भी इधर हो। पाकिस्तानी बहुत हैं जो दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान आते ही नहीं है। और यहाँ पे मिसालें हैं कि ऐसे वज़ीर आज़म आए हैं जो एक दिन उतरे हैं, दूसरे दिन ब्रीफ के लेके उठा के चले गए। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको एयरपोर्ट पे CNN ऐसी दिया गया। CNN से दिएगा। तो इस किस्म के वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। और हफीज़ शेख के लिए इज़्ज़त है, कोई हमारे ज़िले से है, मगर क्योंकि उसका ताल्लुक़ कभी नून के साथ रहा है, कभी पीपल्स पार्टी के साथ रहा है, कभी क्यू लीग के साथ रहा है, कभी परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहा है, तो उनका ताल्लुक़ हर बंदे के साथ रहा है, तो किसी न किसी का तो वफ़ादार होगा। इशरतुल इबाद साहब का भी नाम आना शुरू हो गया है कि वो भी दुबई से वापस आएंगे। किसी पार्टी का ताल्लुक़ है। देखें, जैसे मुझे वज़ीर आज़म बना दें आप, ठीक है, मेरी पार्टी मेरा नाम दे रही है, तो पहले दिन ये तय नहीं होगा कि रिगिंग वाली इलेक्शन है। तो इसहाक डार का नाम क्यों चला सर? नहीं, वो चलने वाले चलाने वाले तो आप हैं, उसने तो नहीं दिया आपको नाम। लेकिन वो तो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने तो नाम नहीं दिया आपको। नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि ज़राए से खबर कैसे आती है, ज़राए से खबर अभी तक हमारी क्यों नहीं आ रही है? जो नाम हम 5 लेके बैठे हैं, आपने कोई नाम दिया नहीं। आप फेंक के अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं, और आपको ये पता नहीं है कि ये रेटिंग फिर कम हो जाएगी जब नाम। देखिए, इसहाक डार हो या खुर्शीद शाह हो या रज़ा रब्बानी हो या कोई भी हो, जो भी किसी पार्टी का एक्टिव बंदा आएगा, पहला स्टैंप होगा रिगिंग का। ठीक है, चाहे मैं रिगिंग ना करूं, और ये इम्पॉसिबल है कि खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी के साथ रिगिंग उनकी फेवर न करें। बिल्कुल करूंगा फेवर, खुल के कह रहा हूँ। जितनी अंडर द कारपेट होगी रिगिंग, वो मैं हेल्प करूंगा पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये बट नेचुरल है, एक्सेप्ट किया जाए तो किसी पार्टी का नहीं होगा। तो ये जो आइन में एक तरीका है कि अपोजिशन लीडर जो है वो मुशावरत करेंगे वज़ीर आज़म के साथ, जो वो तो हिस्सा है। हाँ, तो आप समझते हैं कि उनकी कोई से होगी राजा रियाज साहब की? क्यों नहीं से होती है? से होती है। कहा जा रहा है वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे फैसलाबाद से। देखें, वो ज़्यादा नाम देगा ना, नून लीग नाम देगी ना। अब ये डिपेंड करता है, मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ। जी, ये सारा सिनेरियो जो पहले आ रहा है सामने, जो होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। ठीक है,
PTI कहाँ होगी, इमरान कहाँ होगा, हम लोग कहाँ होंगे, ये जो इत्तेहाद है ये कहाँ होगा। ये सारी जिम्मेदारी मैं इस चैनल के थ्रू आपके मुस्लिम लीग नून के ऊपर आती है कि वो हुकूमत में बैठी है, वो लीड कर रही है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस निज़ाम को किस तरीके से सेफ मैसेज लेके दे रही है, या रिगिंग करके एक मरतबा फिर पाकिस्तान को एक अजाब में डाल देना। इस मरतबा जो रिगिंग होगी वो पाकिस्तान को अजाब में डालने की, एक छुरा घोंपने की एक कंस्पायरेसी होगी। रिगिंग जो भी करेगा, पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, कोई और करे, रिगिंग के थ्रू, क्योंकि पहले ही PTI के लोग जो हैं वो तपे हुए अंगारे की तरह बैठे हुए हैं। अगर रिगिंग करके आप अंदर की पार्टियों को भी गर्म कर दे, नहीं, आपको कोई ऐसा माहौल लग रहा है कि नहीं, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ जी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम लीग नून की है कि लेकिन हम शाह साहब सबको अभी 11 जमातों को साथ लेके चलेंगे। हम अप्रिशिएट कर रहे नहीं शाह साहब, लेकिन फिर हैं। मैं शहबाज शरीफ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऑन मीडिया कि उसने जिस खुश असलूबी के साथ 11 पार्टियों को साथ लेके चला है, जिसके लिए आप लोगों ने भी कहा, सब ने कहा कि 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, उसको अप्रिशिएट किया जाए कि उसने 1.5 साल अनथक मेहनत करके इसने सब सारी पार्टी को लेकिन लिया। शाह साहब हाँ, अभी असल मसला अभी है कि कौन कितने पानी में है और किस तरीके सबको साथ लेके जाता है। लेकिन सारा मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर क्यों आएगा? उंगलियां तो फिर आपके ऊपर भी उठेंगी कि आप उनके इत्तेहादी थे, आपने क्यों ऐसे वजीर आजम बनने दिया? वो ये वजीर आजम तो बाद में बनेगा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। निगरान वजीर आजम जिसने इंतखाबात करवाने निगरान वजीर आजम पे भी बात आएगी ना, हाँ। कि हम लोग देखेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम है और हम उसको सेकंड कर रहे हैं ताकत के वसीले, सियासत के वसीले, नेगोशिएशन के वसीले, अपोजिशन लीडर से मिलकर वो ला सकते हैं। हम अगर समझते हुए भी उसको मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का है, ये आ गया है, तो चुप हो जाते हैं, तो हम भी उस गुनाह में शामिल। आप चुप नहीं होंगे? अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो चुप नहीं होंगे? बात करेंगे। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी है नून के ऊपर, किस तरीके से लेके पाकिस्तान को सेव करती है, जहाँ पता पड़ जाएगा सियासी जमातों को। शाह साहब, कहा जा रहा है कि इस वक्त निगरान वजीर आजम के जिन नामों पर गौर किया जा रहा है, उस हवाले से ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई नाम आएगा। आप समझते हैं कि इस प्रोसेस में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा? मैं अपील करूँगा इस्टेब्लिशमेंट को कि खुदारा अब इस मुल्क को ताकत दे के चलाए, पीछे बैठ जाए, चलाए और एक पॉजिटिव रोल अदा करे। एक ऐसा रोल जो उनके ऊपर 40 साल का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में जंगें भी उस वक्त में हुई जब मार्शल लाइन थी, उस वक्त मसले भी हुए, कारगिल भी हुआ, क्या बहुत बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, मुल्क भी टूटा, ये हुआ, सिविलियन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। अब उनका काम है, हमारे चीफ का आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर का, कि वो अपनी टीम के थ्रू किस तरीके से पीछे से एक सिया पलाई दीवार बन के खड़े होके एक बेहतरीन निज़ाम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो शाह साहब, ये जो मौजूदा प्रोसेस है, इसमें अमल दखल आप देख रहे हैं या आप समझते हैं नहीं इदारे न्यूट्रल है? वो कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल नज़र आए। अभी तक तो ये बात है, कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल नज़र आए। कोशिश ही होगी ना। हाँ, लेकिन है नहीं। देखो ना, मैं कहता हूँ वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो माजी में बाजवा साहब आए वो थे, हाँ। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल नज़र आए। हाँ। तो शाह साहब, इस वक्त आपका जवाब बिल्कुल गलत है कि हैं। नहीं, मैंने सवाल किया, जवाब नहीं था शाह साहब। जवाब दिया नहीं, सवाल था। मेरे सवाल पे जवाब दिया। नहीं, मैंने कहा कि है या नहीं है। हाँ, लेकिन तो मैंने कहा नहीं है। नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं अभी तक कि हम न्यूट्रल नज़र आए। हाँ, टेक्निकल चीज़ें बहुत है। तो ये जो तहरीक इंसाफ के लोग जो जेल से छूटता है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप समझते हैं कि उनका ज़मीर जाग गया है? देखें, बात सुने, तहरीक इंसाफ ने या उसकी लीडरशिप ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे 55 साल सियासत में मुझे हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हमने कभी भी किसी भी पार्टी को इस तरीके से अपने अदारों पे हमला करते हुए नहीं देखा। PTI कहते हैं ना, किसी को
ख़राब करना हो तो छोटा गुनाह करने दो, फिर बड़ा गुनाह वो खुद ही कर देगा। 2014 में ये हिले हुए थे, उनको बड़ी सपोर्ट थी। पीटीवी को जलाओ, रेडियो पाकिस्तान को जलाओ, अदारों को जलाओ, पार्लियामेंट फोर्सेस को मारो, टांगे तोड़ो एसपी की, और बिलों को जला दो, अपीलें कर दो कि पैसे मत भेजो। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया की हर मुल्क में पार्लियामेंट एक सुप्रीम होती है, उस अदारे को धोबी गार्ड बना देना, घुसाना और रास्ते बंद कर देना, वो उस पर हिले हुए थे। अब नेचुरली जो मैंने पहले कहा कि किसी को छोटा गुनाह करने दो, बड़ा गुनाह खुद करेगा, फंसेगा। तो इन लोगों ने बड़ा गुनाह कर दिया, वाकई किया है कि जो हिंदुस्तान कभी हमारे पाकिस्तान की सरहदों पे भी मेली आंख से देखता था तो उनका जहाज़ गिर जाता था, उनको शटअप कॉल आ जाती थी। आपने हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है, हंसते हुए आपको उनके चेहरे नज़र आए होंगे कि जो हम नहीं कर सके 75 साल में, वो पाकिस्तान के एक जमात ने करके दिखाए हैं। तो सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल आप समझते हैं कि मुनासिब फैसला है? जो सिविलियन के लिए बिल्कुल मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश की जी, तो उस साजिश में कोई भी हो। अच्छा, लेकिन आप हुकूमत में आए, आपके मुताबिक जो चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार में लाए, जिनकी सपोर्ट हासिल थी, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मैंने तो 10 मरतबा कहा है, चाहे मैं बीमार भी था, मैंने कहा कि उनको भी पकड़ा जाए जो उनको लेके आए, तब मज़ा आएगा। तो फिर क्यों आपने 1.5 साल में क्यों कुछ नहीं किया? हम नहीं, करना उनको है, उनका सिविलियन जैसे इमरान के ख़िलाफ़ वो करें, उनको करना चाहिए। हम सिविलियन क्या करेंगे? आर्मी को खुद एहतसाब करना चाहिए। हम देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर सकते हैं। शाहब, आपने मुशर्रफ के खिलाफ किया? परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब हमने किया, जी, उनको कोर्ट लेके जा रहे थे, वो उठा के उधर से एयरपोर्ट ले गए। लेकिन फिर भी आर्टिकल 6 लगा तो सही, फैसला आ गया। लगा, फिर क्या कर सके हम? ये करना है तो खुद फौज को करना है, अदारे को करना है कि जिन लोगों ने ये काम करवाया है, जिन लोगों ने इनको सुपरविजन की है, जो भी इसको लेके आने में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये क्योंकि सिर्फ सिविलियन के ऊपर हो रहा है। ठीक है शाह साहब, अब इंतखाबात के हवाले से बात की जा रही है कि अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे। बतौर सीनियर सियासतदान आपको सिनारियो क्या नज़र आ रहा है? इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो यही समझता था कि इंतखाबात आइन के मुताबिक अपने टाइम पे होगा और 60 डेज़ के बजाय 90 डेज़ हमने कर दिया था। और मगर कल की स्टेटमेंट, परसों की स्टेटमेंट के बाद थोड़े शकों को शुबात बढ़े हैं कि मरदमशुमारी होगी, दोबारा होगी, जो कहा गया है, आपने भी सुना होगी। और नेचुरली जब मरदमशुमारी होगी तो आइन का एक बहुत बड़ा वाज़ेह हिस्सा है कि वो कहता है कि उसके बाद डिलिमिटेशन भी होगी। आइन की अगर मरदमशुमारी को 1 महीने में भी ख़त्म किया जाए तो जो अपनी डिलिमिटेशंस हैं वो उनमें 4 महीने लगेंगे, 4 महीने और अपीलें होंगी। तो वो मुझे फिर नज़र नहीं आता कि ये 13 नवंबर या 12 नवंबर को इलेक्शन होंगे। फिर क्या? फिर मुझे ये नज़र आता है कि ये ज़्यादा क्या करेंगे। एक मरतबा अगर बढ़ा देते हैं तो दूसरी मरतबा बढ़ाने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन शाह साहब, जो CCI का इजलास है 12 बजे बुलाया गया, उसमें क्या फिर फैसला करने जा रही है हुकूमत? आपको इत्मीनान में तो लिया गया होगा? नेचुरली हमारे चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे मिनिस्टर भी होंगे, कमरुज़्ज़मान कहरा, उसको भी बुलाया है, वो भी होंगे। लेकिन शाह साहब, अगर ये सिनारियो जो आप कह रहे हैं, अगर सूरत हाल इस तरफ जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। देखिए, हमारा तो स्टैंड रहा है, 55 साल का स्टैंड है। इस पर हमने भुट्टो की जान गंवाई, बेनज़ीर की जान गंवाई, मुर्तज़ा की जान गंवाई, शाहनवाज की जान गंवाई, कोड़े खाए, तोती की जान गंवाई। बहुत से ऐसे हमारे पार्टी के वर्कर थे जिन लोगों ने फांसियाँ खाई, खुद को जलाया, खुद को अपने आप को जला के जमहूरियत की दिए को रोशन किया। ठीक है, तो हमने तो बहुत जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और नुकसान भी बहुत उठाए हैं। शाह साहब, अब अगर ताख़ीर होगी तो आप क्या उसके लिए हमें अपना स्टैंड पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है शाह साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद जो निगरान सेटअप और सियासत के हवाले से सवाल आते हैं वो शाह साहब के सामने रखते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह साहब, इस वक्त जाते जाते आप जितने बिल्स मंजूर करवा रहे हैं पार्लिमान से, आपके ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही है कि आप बिल्स जो है वो बिल्डोज कर रहे हैं। इतने बिल्स 24 बिल 54 बिल एक ही दिन में आप मंजूर करवा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? देखें, ये जिस किस्म के बिल हैं, मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहने के लिए तैयार हूँ, ये चल नहीं सकते, क्योंकि जो शराइत लगाई गई हैं बिल की कि जो भी यूनिवर्सिटियाँ, ये यूनिवर्सिटियों के बिल हैं, बनाए गए हैं, उसको जब तक HEC क्लियरेंस नहीं देगी तब तक नहीं बन सकता। शाह साहब, लेकिन उसके अलावा कुछ अहम बिल्स भी हैं। आर्मी एक्ट है, सीक्रेट एक्ट है। उस पर तो डिस्कशन हुई है, आर्मी एक्ट पे भी हुआ है, सीक्रेट एक्ट पे भी हुआ है, हाँ, उस पर तो डिस्कशन हुई है। लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं मानता है अपनी। लेकिन शाह साहब, फिर आप नहीं समझते कि ये वो कानून साजी है जो मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है? जिसने बनाया पहले उसके ऊपर इस्तेमाल होगी, उसके बाद दूसरों पे। तो माजी में आपको याद है कि पी का कानून भी जिसने नून लीग ने भी बनाया? बनाया है, मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था, उसके गले में पड़ गया। अभी भी हो सकता है। अभी हो सकता है। तो ये जो एक बिल ऐसे है, जो गलत बिल बनाए जाते हैं, दबाव में बनाए जाते हैं, वो उसी के गले में पड़ते हैं। लेकिन शाह साहब, ये जो एक बिल है पुरतशद्दुद वाक़यात और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए, ये क्या पीपल्स पार्टी इस बिल की हिमायत करती है? देखें, सच्ची बात है, मैं उस दिन था भी नहीं, मुझे बिल का भी पूरा पता नहीं है, मगर ऐसे बिल जिससे सियासत में इंतकाम की निशानी नज़र आए तो वो चल नहीं सकते। लेकिन एक मरहला अभी आगे भी है कि सदर के पास ये बिल्स जाने हैं, और हुकूमत ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया है। क्या अभी भी आपको कोई खदशा है कि आरिफ अलवी साहब कोई रुकावट बन सकते हैं, इसलिए आपने 9 अगस्त का चुनाव किया है? कि अगर आरिफ अलवी बड़ा मुश्किल है कि अगर कहीं और से बिल आए तो उसको रुकावट बने, और सिविलियन लॉज के ख़िलाफ़ तो रुकावट बन सकते हैं, बाकी वहाँ वो अपनी PR अच्छी करेंगे। सर, कौन सा बिल कहाँ से है? मुल्क के काफ़ी हिस्से हैं जहाँ से बिल आ जाते हैं। अच्छा, आप भी दे सकते हैं। नहीं सर, आपने आम इंसान का कब, आम शख्स का कब बिल लिया? बिल्कुल, ये 1973 का आइन आम बंदों का है। अच्छा, तो ये जो आर्मी एक्ट है और सीक्रेट एक्ट है या पुरतशद्दुद वाक़यात का बिल है, ये आप समझते हैं कि कहीं और से आया है? अगर इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आए कहीं और से हैं? मुझे पता नहीं है कहाँ से आए, मैं तो था ही नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी जो क्लियर बात होती है मैं बिल्कुल करता हूँ, जी, जिसका पता नहीं होता मैं इनकारी हो जाता हूँ। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का आप देखते हैं कि वो वापस आएंगे तो सियासत में हिस्सा ले सकेंगे, कौमी सियासत में आप उनको दोबारा देख रहे हैं? देखिए, मैं तो नवाज शरीफ का दोस्त भी हूँ, भाइयों की तरह है। पूरे वक्त में हम एक साथ रहे हैं और काफ़ी मरतबा मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और हम मुखालफत में भी रहे। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी मैं रहा, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उस वक्त भी मैंने मियाँ नवाज शरीफ को कहा था, जब वो खेल खेलते थे, बीबी के ऊपर हमले करते थे, तो मैं कहता था, मियाँ साहब हम इतना लड़े कि जब एक ट्रक पे खड़े हों तो आंखें एक दूसरे के साथ मिलें तो शर्म ना आए, और वो भी मेरी स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है। जब 2014 का क्राइसिस हुआ तो बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं अपनी पार्टी के हुक्म के तहत उनके साथ खड़ा हो गया। एक छोटा सा वाक़या बता रहा हूँ, वो अपने रिकॉर्ड पे रख लें, पब्लिक सुन ले। मुझे मियाँ नवाज शरीफ जब बड़े परेशान थे तो मुझे कहा कि मुझे रज़ाई साहब के साथ मिलना है कराची। जब आप अपोजिशन लीडर थे तो मैंने रज़ाई साहब से बात की, तो उसने कहा नहीं, मैं कराची में नहीं मिलूँगा, मैं लाहौर में मियाँ साहब के पास खुद जाऊँगा। अच्छा, तो मैंने कहा आप खुद जाएंगे थे? हाँ, इसलिए कि ये वक्त ये है कि पब्लिक को, दुनिया को दिखाया जाए कि नवाज शरीफ इज़ माय प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो मेरे पास जब आएंगी तो इसकी मायना और निकलेगी, मदद मांगने आया है, मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। तो हम गए। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पीपल्स पार्टी बड़े दावे के साथ कहती है, मैं बड़े दावे के साथ करता हूँ कि ओनली पार्टी इन पाकिस्तान, ओनली पार्टी इन साउथ एशिया की डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने बड़ी सर्वाइवल के लिए, जमहूरियत की सर्वाइवल के लिए
बड़ी कुर्बानियाँ दी। और मियाँ साहब जब कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के अंदर ये धोबी घाट बना तो दिल बर्दाश्त था। उस वक्त भी मैंने मियाँ साहब को मशवरा दिया कि दिल बर्दाश्त ना हो, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। और जॉइंट सेशन बुलाते हैं, पार्लियामेंट वर्सेस कंटेनर। और पहले ही सेशन में, पहली स्पीच पे, पहले दिन शाम के टाइम पे ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, जो मैंने कहा था। और फिर शाम को उनको बुलाया गया, कहा कि आप जाएं। तो उसी शाम को या सुबह को एक पार्टी तो उठ के चली गई, ठीक है। बाकी पार्टी के 30-40 लोग थे। हमने उनको भी नहीं मारा, उनको भी जूते नहीं मारे। हमने कहा चलो जितने दिन चलते। लेकिन शाह साहब, पंजाब में आप नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, आप नहीं समझते कि आपने नून लीग का साथ देकर अभी इस हुकूमत में या माजी में आपने अपना सियासी नुकसान किया है? या आप पाकिस्तान की रियासत को तबाह करते या नून लीग के साथ बनते, एक ही रास्ता था। या पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाती या नून लीग की मुखालफत में हम। ये ताल्लुक अभी भी इन इंतखाबात में भी रहेगा? अब डिपेंड, मैंने सबसे पहले जब आपको बात की है कि सारा दारोमदार इस वक्त जब फिर गिर के आप फिर किसी पॉइंट पे आए तो मैं वही नून लीग के ऊपर है कि अपने उन फेथफुल अलाइज के साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं। इनके मुंह से, ज़बान से लफ्ज़ नहीं निकलता था जो बिलावल भुट्टो ने आके कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आप एक्शन लें। अदलिया को कहा था, खुल के कहा था, इनके मुंह से नहीं निकल रहा था। और आपको याद होगा, आप फिटनेस होंगे, तो हमने तो इस दौर में भी वो चीज़ें की हैं जो जमहूरियत चाहती है। लेकिन शाह साहब, आप तो कहते हैं कि आपने भुट्टो साहब को फांसी लग गई, फिर भी आपने अदालतों का एहतराम किया और हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं, फिर क्यों ज़रूरत पेश आई कि बिलावल साहब को ये बात करनी पड़ी? इसलिए कि अदालतें अपना रोल छोड़ चुकी थी, वो छोड़ चुकी हैं। मैं 2 साल जेल में, 2.5 साल रहा, मेरी ज़मानत नहीं हो रही थी, मगर एक शख्स की, मुझ पे तो झूठा केस था ना, सब दुनिया को पता था झूठा केस था। एक शख्स के ऊपर सच्चा केस है, बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। का फैसला तो अदालतों ने करना है ना। तो उनको तो कहा कि वेलकम, गुड टू सी यू, और मर्सिडीज भेजी और अंदर दरवाजे से मंगाया। ये क्या अदालत का काम है? अदालत का काम है कि कत्ल करे? तो आप चेयरमैन थे? क्योंकि आपके एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने अपनी 164 की कि हमने भुट्टो को कत्ल किया। क्या दुनिया में किसी अदालत ने किसी शख्स को कत्ल किया है कोई मिसाल? तो ये तो वो अदालत है। क्या वो अदालत आप मानेंगे जस्टिस मुनीर की स्टेट जो डिसीजन थी तमीज़ुद्दीन केस में, मानेंगे? आप मानेंगे कि एक अदालत जिसको खुद पावर नहीं है कि आइन की तब्दीली का अथॉरिटी भी दे दे, वो वर्दी में चीफ एग्जीक्यूटिव की बता दे? तो शाह साहब, फिर जब आपने 18वीं तरमीम की तब आपने भी कम्प्रोमाइज़ किया? सुने मेरी बात, कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आपको नॉलेज है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो करता है वो भुगतता भी है। मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में एक जुलूस चला कि हम चढ़ाई कर रहे हैं, जब हम COD में भी उनके साथ रहे। 2012 में तक हम उनके साथ रहे। नवाज़ शरीफ लाल टाई पहन के, काला कोट पहन के अदालत में गया, जिसकी माफ़ी बाद में मांगी, COD को क्रैश किया। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये जितनी चीज़ें हुई हैं वो अभी नून को देखना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी नून के ऊपर मैं घुमा फिरा के ला रहा हूँ। और नून ये अगर समझती है कि वो सारी सीटें जीत लेंगी और मुल्क में हुकूमत बनाएगी, कभी नहीं बना सकती। ये मेरे आज लफ्ज़ रिकॉर्ड पे उस दिन चला देना जब ये न बना सकें। नए हुकूमत क्या होगा सर? अगली हुकूमत, ऐसी हुकूमत हम अगर लड़ पड़े तो ऐसी हुकूमत आएगी जो सवाए ग़ुलामी के कुछ नहीं कर सकती। तो शाह साहब, इस वक्त आप चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या PTI एग्जिस्ट करेगी आगे जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें? अदालतों के ऊपर है, अदालतें क्या कैसा फैसला करती हैं।
میں نے تو بتایا نا عدالتوں کو کیسے کیسے فیصلے آئے. لیکن شاہ صاحب پاکستان میں آج کے جو حالات ہیں اسٹیبلشمنٹ اتنی ذمہ دار نہیں جتنی عدالتیں ذمہ دار ہیں. ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. ان عدالتوں نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو تباہ برباد کیا ہے. ضیاء الحق نے بھی عدالتوں کو یوز کیا، ایوب خان نے بھی عدالتوں کو یوز کیا، پرویز مشرف نے بھی عدالتوں کو یوز کیا، اور یحییٰ نے بھی عدالتوں کو یوز کیا. 40 سال حکومت میں عدالتیں ان کے ساتھ چلتی رہیں. عدالتوں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نقصان دیا ہے. تو یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے شاہ صاحب، اب اس پہ تو آپ پر آپ کی مخالف جماعت یہ تنقید کرتی ہے کہ طائف جو ہیں وہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی نے تو نہیں لیے، وہ تو گیلانی صاحب نے لیے ہیں، زرداری صاحب نے لیے ہیں، دیگر سیاستدان ہیں جنہوں نے لیے ہیں. جس نے بھی لیے ہیں وہ اس نے ڈکلیئر کیے. اس نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس نے پیسے بھی کیا دکھائے ہیں. 55 کروڑ کی گھڑی اور پین 5 کروڑ دکھائے. وہ پیسے بھی دوسروں نے دیے. اس کو بھی چھوڑو. 190 ارب اس کو بھی چھوڑو. لیکن شاہ صاحب 190 ارب میں تو کہہ رہے ہیں کہ جو مین بندہ ہے آپ اس کی بات ہی نہیں کر رہے. 400 کنال زمین لینا، اس کے 2 ٹرسٹی بننا. اگر تیسرا ٹرسٹی دینے والا بھی ہوتا تو پھر بات سمجھ میں آتی کہ یہ خیر کا کام ہے. شاہ صاحب اب جیسے میں نے کہا کہ ماضی میں آپ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں. 11 جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 11 جماعتیں مل کر ان کی پوری سیاست جو وہ صرف پی ٹی آئی پہ ہو رہی ہے، ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. آپ نے اتنے الزامات لگائے، کشمیر کا خان صاحب نے سودا کر دیا، معیشت تباہ کر دی. یہ کیسز تو پھر وہ نہیں ہے جو آپ بات کرتے ہیں. یہ تو توشہ خانہ کا کیس ہے. باقی بھارت اگر سودا کیا تو وہ ثبوت کہاں ہیں؟ اگر انہوں نے معیشت تباہ کی تو پھر اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت تباہ ہوئی کیسے ہوئی آپ کے سامنے ہے. ہاں. کیا ہم لوگوں نے خود سر کو نیچے کر کے چارٹر آف اکانومی کی بات نہیں کی؟ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں کی؟ وہ حکومت میں تھا، ہم اپوزیشن میں تھے. جی. کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں پڑھتے ہوں گے. دنیا میں پڑھا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو کہے آؤ بیٹھو، حکومت کہتی ہے کہ آؤ بیٹھو. ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ معیشت کو ہم نے گرتے ہوئے دیکھا. ڈالر 110 سے 185 پہ پہنچا، ہماری چیخیں نکل گئیں. ہم نے کہا کہ دنیا کے جتنے ایکسپرٹس تھے وہ کہتے کہ اکانومی میں تباہی جا رہی ہے. 280 روپے کا لیٹر تھا پیٹرول اس وقت. اب ہم کہاں جائیں؟ ایک طرف ان سے کہہ رہے تھے کہ آؤ بیٹھو، بات کریں، مل کے بات کریں، مل کے 11 نہیں 12 جماعتیں مل کے ملک کی معیشت کو بچائیں، جس کی بات آپ کر رہے ہیں. ہم نے یہ آفر کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاست کہاں پہ ہے؟ ہماری سیاست ملک کے لیے تھی یا ریاست کے لیے تھی یا شخصیات کے اوپر تھی؟ شخصیات کے اوپر ہوتی تو ہم عمران کے ساتھ کہتے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاست ریاست کے لیے تھی. لیکن یہ آفر آپ نے تب کی تھی جب آپ اپوزیشن میں تھے. اب آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ 1.5 سال حکومت میں آئے تو آپ نے کیا ریلیف دی ہے؟ وہ کس کو ریلیف دے؟ عوام کو. عوام کو وہ تو کہہ رہا ہوں. جب آپ کی دنیا کی اکنامیکل جو چارٹرز ہوتے ہیں، جب انفلیکشنز میں آتے ہیں تو انفلیکشن ہوتا جاتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا جادو نہیں ہے یا کوئی ایسیٹس آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ کے پاس ایسے پلاننگز نہیں ہیں جو آپ چل کے آگے بڑھیں. پاکستان وہ پاکستان ہے. آج چائنا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، ہم ریڈ کارپیٹ ان کو ریسیپشن دے رہے ہیں اور دن کو تارے جلا لیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، دوستی کے دعوے بھرتے ہیں. وہ دوستی بھی ہم نے کی ہے اور چائنا کے ساتھ ہماری ریئل دوستی ہے. سن لیں جی. اپنی نالائکیاں نااہلیاں ہماری اور آپ کی سب کی. جی. آج ان کا نائب وزیر اعظم آتا ہے، ہم کیوں میں کھڑے ہیں. بالکل ان کا حق بنتا ہے. ان لوگوں نے ہمارے برے وقت میں مدد کی ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دنیا کو دکھایا ہے کہ غربت سے کیسے نکلا جاتا ہے. پاکستان کا پی آئی کا چارٹر جہاز جا رہا ہے، اس کو چون لائی ریسیو کر رہا ہے.
آپ کو پتہ ہے؟ لیکن آپ کی جہاز یو جیسا ملک جس کے لیے آج آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جہاز لے کے اپنی ایئر لائن شروع کرتے ہیں. کوریا آپ کی اکانومی کو لیتا ہے. کیوں، کیسے یہ چیزیں ہوئیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی. ابھی آپ کا وقت ہے. لیکن سر ابھی کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کو نجکاری کی طرف لے کے میں جا رہے وہی ہیں. کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں آپ کا جہاز جاتا ہے تو چائنا کا چون لائی ریسیو کرتا ہے. جی کوئی مذاق نہیں ہے. اس جہاز میں کوئی ایوب خان نہیں گیا تھا، اس میں نور خان لے کے گیا تھا، لائن شروع کی تھی. ایک بات. دوسری بات کہ پاکستان کے جو بیسک پرابلمز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے تباہی کر دی ہے. سوری، جتنے چینل ہیں کہ فلانا ایسا فلانا ایسا، آپ نے یہ کیا. آپ کیوں نہیں بیسک پرابلمز میں جا رہے ہیں؟ میں کتنی بار اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس پہ باتیں کی ہیں. کسی میڈیا نے تو باہر رپورٹ کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جس سے نکل کے میں باہر آیا تو کسی نے اس پہ سوال نہیں کیا. 2.25 گھنٹے میں نے بات کی تھی، 4.25 گھنٹے میں نے بات کی تھی، جس میں 1.25 گھنٹہ میں نے صرف پاپولیشن پہ بولا تھا. آپ کا پاپولیشن کا بم گر رہا ہے. میں نے سجیشنز دی کہ پاپولیشن کیسے سر اس ختم میں ہوگی. پھر آپ میڈیا کو چھوڑیں، آپ بتائیں نا کہ حکومت کی کیا پالیسیاں ہیں، کیوں بڑھ رہی ہیں؟ حکومت کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو حکومت آپ ہم سر پہ پالیسی پریشر تو ڈالیں نا. آپ ہمیں پریشر ڈالیں، ڈیبیٹ میں ڈالیں. ڈیبیٹ میں ڈالیں جیسے آپ ہمیں پریشر دے رہے ہیں کہ پیچھے کون ہے، کون کر رہا ہے، کیا ہوگا، ڈیٹ کیا ہے، فلانا کیا ہے. یہ ساری اب چیزیں حکومت نے فیصلے میڈیا کے پریشر پہ تو نہیں کرے. بالکل کرتے ہیں. اچھا. میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ یہ جمہوریت ہے، نہیں بیٹھا ہوں کہ میرے لوگ سنیں، ورنہ میں کیوں بیٹھوں آپ کے ساتھ؟ بالکل. شاہ صاحب ایک آخری سوال. آپ اگر کہہ رہے ہیں معاہدہ توڑا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اب جب آپ معاہدہ کرنے جا رہے تھے تو آئی ایم ایف کے وفد نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کیوں کی؟ نہیں، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. صرف خان صاحب سے ملاقات نہیں کی، باقیوں کے ساتھ بھی کی. باقیوں کے ساتھ نہیں کی. کہ کل ان کی حکومت آ جائے تو ابھی اگر، کیونکہ ابھی وہ ایگری کرے گا، یو ٹرن لیتے ہوئے اس کو فرق نہیں پڑے گا، مگر جو سسٹم ہوتا ہے دنیا کا تو اس میں پاپولر پارٹیز کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ کل اگر آپ کی حکومت آئے تو آپ اس پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ وقت پر انتخابات کروائیں گے. انشاءاللہ ہونا چاہیے نا. لیکن سر مردم شماری نہیں ہونے جا رہی ہے تو پھر کہاں سے ہوں گے؟ مردم شماری آپ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑنے تو نہیں جا رہے؟ آج مردم شماری پہ آپ جا کے سارا سسٹم بٹھا دیا ہے تو وہی مردم شماری کے لیے چیخ رہا ہوں نا کہ خدا کے واسطے مردم شماری کو روکو. یہ بم ہے. آپ کو اسکول بڑھانے پڑیں گے، آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے. آپ کے 25 ارب ضائع ہو جائیں گے جو آپ نے مردم شماری پہ خرچ کیے. پر وہ تو پی نٹس ہیں. آپ روکنے پہ 25 ارب ڈالیں، زبردستی بھی نہ کریں. آپ زبردستی بھی نہ کریں کہ مردم شماری کریں. اور مردم شماری کا سب سے بڑا افیکٹ ڈالنے والی غربت ہے. غربت ہی مردم شماری کو افیکٹ کرتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، خورشید شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ راجہ ریاض جو ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے بھی مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے. اب دیکھیں کہ ان کی جانب سے کون سے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو نام ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو کمیٹی تھی وہ کون سے نام دیتے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 8 یا 9 اگست کو حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے گا اور حکومت باضابطہ طور پر نام کا اعلان کرے گی. تو اب دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے.